जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक विचारक डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी के साथ भागलपुर से। यह जो राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति का देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह से मतभेद रहे और काफी गहरे मतभेद रहे और दोनों के बीच में ऐसा लगता है कोई वैचारिक समानता नहीं थी। मैंने कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैंने एक मैंने डोमिनेंसी की बात भी दिखती है कि पंडित नेहरू जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति रहते हुए भी कहीं ना कहीं डोमिनेंट करना चाहते थे, डोमिनेंसी की उनके अंदर प्रवृत्ति थी। आप किस रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि आप अपनी किताब में काफी मैंने गहरे ढंग से इसका विश्लेषण किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न से भारत रत्न बनने की दास्तान। जी जी निर्भय जी, धन्यवाद। आप अभी तक आप 2 ऑडियो बना चुके हैं उसको लेकर, राजेंद्र बाबू को लेकर। पिछली वार्ता में आपको याद होगा हम लोगों ने देखा था कि राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति न बने, इसके लिए नेहरू जी एड़ी चोटी का पसीना किए रहे और अंततः वे विफल हो गए और उनके न चाहने के बावजूद राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने। लेकिन बाद की घटनाओं को और जो कुछ हुआ देखते हुए लगता है कि नेहरू जी इस घाव को कभी भूले नहीं और राजेंद्र प्रसाद को के लिए हर ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जब उन्हें वे अपमानित करें या उनकी अवहेलना करें। और इस तरह से प्रधानमंत्री बनने के बाद वो समझने लगे कि सब कुछ सही और गलत का निर्णय वही कर सकते हैं, वही देश के मालिक हैं, सबके मालिक हैं, वो जो चाहें वही लोग करें। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के रूप में अपना भी कोई विवेक था, सोच था, ये नेहरू जी जैसा आदमी नहीं सोच सकता था। राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति के संबंध में, जिसका जो सभी जानते हैं कि एकेडमिक कैरियर जो था राजेंद्र बाबू का, उसके सामने नेहरू जी का कोई एकेडमिक कैरियर कहीं नहीं ठहरता है। और एमएल की परीक्षा जो उन्होंने दी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, कि पूरे भारत में उनको सबसे अधिक नंबर आए थे एमएल की परीक्षा में। और तो सब था ही, वो कब टॉप किए सब आप लोग जानते हैं। लेकिन वैसे मेधावी और तेजस्वी जिनका विद्यार्थी जीवन रहा था, कैरियर रहा था, वकालत के रूप में भी काफी, स्वाधीनता आंदोलन में भी काफी आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने काम किया, सब किया। लेकिन नेहरू जी समझते थे कि जैसे राजेंद्र प्रसाद बालक हैं और जो उनको निर्देश दे उसको मानते रहे। इसका सबसे पहला देखेंगे अवसर आता है, जो कहावत है ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो 1950 26 जनवरी को राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बनते हैं। और ठीक उसी साल 1950 में 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का हृदयाघात से निधन हो जाता है बम्बई में। अब बम्बई में उनका निधन हुआ, जवाहरलाल नेहरू राजगोपालाचारी को लेकर पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल की अंत्येष्टि में शरीक हो, ये उन्हें मंजूर नहीं था। और इसके संबंध में मैं 2-3 जो उस समय के लोग थे और लिखा है, उसे आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें एक तो जसपत राय कपूर हैं, जो संविधान सभा के सदस्य रहे और राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति बनाने में भी बहुत समर्थक थे। तो वो लिखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बम्बई में मृत्यु होने पर जब राजेंद्र बाबू दाह संस्कार में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे, तब जवाहरलाल जी ने उसका इस आधार पर विरोध किया कि भारत संघ के राष्ट्रपति होने के नाते एक मंत्री के दाह संस्कार में सम्मिलित होना एक बुरी परंपरा कायम करना होगा। ऐसे मामले में प्रधानमंत्री की राय मानना राजेंद्र बाबू ने बाध्य नहीं समझा और बम्बई चले गए। इसी बात को दुर्गादास यूं लिखते हैं, प्रसाद नेहरू की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए सरदार पटेल के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए बम्बई गए। नेहरू का कहना था कि संघ का प्रमुख
एक मंत्री के दाह संस्कार में सम्मिलित होकर बुरी परंपरा को कायम करेगा। लेकिन प्रसाद ने महसूस किया कि नेहरू पटेल की महत्ता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी में है उनका, नेहरू वाज ट्राइंग टू डेडिग्रेड द स्टेचर ऑफ पटेल। इस सत्य को राजमोहन गांधी के मुंशी के हवाले इस प्रकार पेश करते हैं। नेहरू और राजा जी विमान द्वारा दिल्ली से आ गए थे। संघ के राष्ट्रपति को दिल्ली में रहना चाहिए। नेहरू की ऐसी सलाह की अवहेलना करते हुए राजेंद्र प्रसाद भी मुंबई आ गए थे। ये तीनों महानुभाव सबके सामने रो रहे थे। तो यह देखिए मैंने कितनी क्षुद्र हरकत थी। प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री बन गए तो क्या हो गए भाई, और राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू तो नहीं। तो एक राष्ट्रपति को सरदार पटेल एक मंत्री, केवल सरदार पटेल को एक मंत्री के नजरिए से आदमी देख रहे थे और भूल गए कि सरदार पटेल की कितनी बड़ी भूमिका आजादी के आंदोलन में रही। और जो आप आजादी के बाद का भारत देखते हैं, नया भारत, उसको एक करने में, सारे देशी रियासतों को मिलाने में कितना बड़ा योगदान रहा। नेहरू को जी में एक कश्मीर पड़ा सो तो कर नहीं सके उसका समाधान, और उस सरदार पटेल केवल एक मंत्री थे और उस मंत्री के दाह संस्कार में राष्ट्रपति जाए, बुरी परंपरा कायम होगी। अरे भाई, पद का महत्व इनके लिए देखिए कितना महत्वपूर्ण हो गया। पद ही महत्वपूर्ण होता गया नेहरू के लिए। यह नहीं सोचा कि मानवीय रिश्ते, इंसानी रिश्तों का भी महत्व होता है। सरदार पटेल और ये लोग सभी एक तरह से स्वाधीनता आंदोलन में सहयोगी थे, कलीग थे, सहकर्मी थे, साथ साथ जेल गए और सब किया। और इस समय चूंकि वह गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं बन सके इन लोगों की बेईमानी के कारण, तो वो मंत्री के दाह संस्कार में राष्ट्रपति बनकर राजेंद्र प्रसाद बन जाए तो कितना ओछा सोच था। यह कि बुरी परंपरा कायम होगी, यह सोचने के बजाय हमारे जिनकी महानता की, नेहरू जी की महानता की, उदारता की हम गिरदावरी रचते आए हैं, वो क्यों नहीं सोचे कि एक मंत्री के दाह संस्कार में जाने से, राष्ट्रपति के जाने से मानवीय रिश्तों का महत्व उजागर होगा कि हमारे लिए पद का महत्व नहीं है, हमारे लिए जो संबंध रहे हैं उनका महत्व है, और उस महत्व के कारण हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये पहला था तो राजेंद्र बाबू गए और शामिल हुए। तो ये अब कहे न कि नेहरूवाइट जो लोग हैं अभी भी उनको सत्य स्वीकार नहीं हो रहा है। अभी जो आपने पिछला वीडियो बनाया उस पर किसी का कमेंट मैंने देखा कि ये बातें संघ को पसंद आएंगी। अरे भाई, संघ को पसंद आएंगी अगर तथ्य है और सत्य है तो आपको क्यों नहीं पसंद स्वीकार हो रहे हैं। और संघ को पसंद आएगी इसका मतलब संघ को सत्य और तथ्य स्वीकार है, लेकिन आप प्रगतिशीलता और किसका वामपंथ का जो आप लोग चोला ओढ़े हुए हैं, आप लोगों को तथ्य और सत्य से मतलब नहीं है, केवल आपको अपने झूठे गढ़े गए नैरेटिव से आपको मतलब है। तो यह सारी चीजें आप कौन खंडन कर सकता है। जहाँ खुद दुर्गा दास जैसे पत्रकार लिखते हैं, जहाँ ये जसपत राय कपूर जो खुद इन चीजों में शामिल थे और लिखते हैं, राजमोहन गांधी जैसा व्यक्ति सारे स्रोतों से लिखते हैं, कन्हैया लाल मुंशी, तो सारी चीज इस लोगों का झुठला दीजिएगा नेहरू को महान सिद्ध करने के लिए। तो यह तो स्टेवली जिसको तथ्य कहते हैं कि ये पक्ष में नहीं थे कि राजेंद्र प्रसाद आए, ये पहला। अब आप दूसरा देखेंगे, हमारे कई एक सेकुलर भाई लोग को कहते सुना राजेंद्र बाबू ने सोमनाथ के मंदिर में जाकर उद्घाटन कर रहे, गलत किया। क्या गलत किया भाई। और यह 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर का हुआ जो समारोह था, इसमें राजेंद्र बाबू गए थे और वो सोमनाथ मंदिर बना था उसका, इसमें सब शामिल थे। सरदार पटेल, गांधी जी की सहमति थी कि इस मंदिर बनना चाहिए। इस संबंध में राजमोहन गांधी लिखते हैं कि जूनागढ़ की सभा के बाद सरदार पटेल प्रभास पाटन के निकट सोमनाथ मंदिर गए। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी गाडगिल भी थे।
एक समय भारत की कीर्ति माने जाने वाले इस मंदिर की दुर्दशा और उपेक्षित स्थिति देखकर दोनों महानुभाव विचलित हो गए। गाडगिल को लगा कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। उन्होंने अपना विचार वल्लभ भाई को बताया। वे तत्काल सहमत हो गए और उन्होंने अपना इरादा भी बताया। उनके साथ नवानगर के जाम साहब थे। उन्होंने उसी समय 1 लाख रुपये का दान दिया और श्यामल दास गांधी ने कहा कि आशी हुकूमत 51,000 रुपये देगी। गाडगिल सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री थे। उन्होंने अपने विभाग की ओर से कार्य का दायित्व स्वीकार किया और मंत्रिमंडल ने सम्मति दी। परंतु फिर गांधी जी तथा सरदार के बीच हुई चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि लोगों से चंदा जमा करके एक ट्रस्ट इसका जीर्णोद्धार करे। वल्लभ भाई ने गांधी जी को विश्वास दिलाया कि जूनागढ़ के खजाने से अथवा भारत सरकार से 1 पाई भी नहीं ली जाएगी। यानी सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ उसमें गांधी जी की सहमति थी। ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के जरिए वो सारा काम हुआ और जब उसके शुभ मुहूर्त का समय आया तो न सरदार पटेल उस समय रहे न गांधी जी रहे। 1951 में दोनों जा चुके थे। तो कन्हैयालाल मुंशी ने राजेंद्र बाबू से संपर्क किया कि राष्ट्रपति उस रूप में आकर करें। अब नेहरू जी को क्या थे, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। तो गांधी जी तो जिनके आप चेले थे, जिनके कारण प्रधानमंत्री आप बने, वो इस मंदिर को बनाने की सहमति देकर उन्होंने भी तब धर्मनिरपेक्षता का हनन किया। और ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या था? गांधी जी का नाम ले लेकर आप माला जपते रहे और बोले गांधी के जाने से कि लाइट चला गया। तो वह गांधी तो ये मानते थे कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सर्वधर्म समभाव है, समानत्व भाव। एकादश व्रत जो उनका था उसमें यह भी था सर्वधर्म समानत्व, सभी धर्म हमारे लिए समान है। और राष्ट्रपति के रूप में कोई किसी मंदिर में न जाए, ये संविधान में भी इसका निषेध नहीं था। संविधान में उस समय तो सेकुलर शब्द भी नहीं था। आप जानते हैं सेकुलर शब्द आया है 1976 में 42वें संशोधन के जरिए। तो सेकुलर अगर था या माना गया तो उस सेकुलर का लोग सभी अर्थ यही लगाते थे कि हमको सभी धर्मों का सम्मान करने का अधिकार है। और इसलिए राजेंद्र बाबू ने नेहरू जी की सलाह नहीं मानी। और क्यों मानते भाई? क्या ये उनसे कम पढ़े लिखे थे राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी से? और यही डिक्टेट करते हर चीज को क्या आप मानिए और सही सोचने वाले थे? तो राजेंद्र बाबू ने उनको पत्र लिखा नेहरू जी को, और वो पत्र भी जानने लायक है कि मैं देखता हूँ सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह के साथ मेरे संबंध होने का विचार आपको पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक बातें अंतर्निहित है। आपको लगता है कि इस समारोह से मेरे जुड़ने से हो सकता है कुछ लोगों को यह विचार पसंद न आए कि जिस मंदिर को उस समय के मुसलमान आक्रमणकारियों ने अनेक बार तोड़ा, उसका पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ आप मानेंगे कि यह रुख अपनाना उचित नहीं है, खासकर जबकि सरकार इस पर कुछ खर्च नहीं कर रही है और यह मंदिर पूर्णतः व्यक्तिगत चंदे से बनाया गया है। जबकि निमंत्रण पाने पर या मन करने पर मैं अन्य पूजा स्थलों में जाता हूँ, मैं नहीं समझता कि इस समारोह से जुड़कर मैं कुछ अलग या अनोखा करूँगा। अतः मैं समझता हूँ कि इस निमंत्रण को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है, खासकर जबकि यह निमंत्रण राज्य के राज प्रमुख की तरफ से आया है, जो न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2 मंत्री तथा कराची राज्य के मुख्यमंत्री भी इस ट्रस्ट के बोर्ड के सदस्य हैं। ये राजेंद्र बाबू ने दिया कि मैं अन्य पूजा स्थलों पर भी जाता हूँ और यहाँ पर तो यह जो कहा कि नेहरू जी को कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के ध्वस्त किए गए मंदिर का पुनरुद्धार किया गया। अब यह कि बहुत बड़े तथ्य को कि जिसको मुसलमानों ने ध्वस्त किया फिर उसको बनाना, मतलब कि मुस्लिम एक तरह से क्या कहते हैं उसको चुनौती देने जैसा एक काम समझ रहे थे नेहरू जी। तो भाई एक
ऐतिहासिक चीज थी सोमनाथ का मंदिर। धार्मिक दृष्टि से अलावे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से उसका महत्व था और उसका पुनरुद्धार किया गया, जीर्णोद्धार किया गया और उसमें गांधी जी की भी सहमति थी। तो फिर उस मंदिर के शुभ कार्य में उद्घाटन में जाना एक कैसे धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन हो गया, जबकि धर्म निरपेक्षता का मतलब ये किया ही नहीं गया था कि हम राष्ट्रपति हो या कोई व्यक्ति किसी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं हो। उनके लिए था कि सभी हम धर्म का समान भाव करेंगे। यह राजेंद्र बाबू का सोच था और बात भी सही थी। जो उन्होंने जाकर भाषण किया सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में, उसके कुछ अंश भी जानने लायक है। उसमें उन्होंने कहा कि उनका भाषण का एक अंश है, हमारे देश में इस बात की आज विशेष आवश्यकता है कि हम में से प्रत्येक यह समझ ले कि आज हमारे देश में जितने संप्रदाय और समुदाय हैं उन सबके प्रति हमें समता और आदर का व्यवहार करना है, क्योंकि ऐसा करने में ही सारी जाति, देश तथा प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण निहित है। इसी विश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे भारतीय संघ ने धर्म निरपेक्षता की नीति अपनाई है और इस बात का आश्वासन दिया है कि इस देश में बसने वाले प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को राज्य की ओर से एक समान सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसी नीति के अनुसार मेरी श्रद्धा और भक्ति सभी धर्मों के प्रति रहती है। यद्यप मैं विश्वास और अपनी दिनचर्या में सनातनी हिंदू हूँ और साधारणतः उसी धर्म की रीत से भगवान की उपासना और अर्चना करता हूँ, तथापि मैं यह मानता हूँ कि अन्य धर्मावलंबी अपनी रीत से भगवान की पूजा कर उसको पा सकते हैं। इसलिए धर्मों के पवित्र स्थानों के प्रति मैं केवल आदर की भाव नहीं रखता और अवसर पाकर उस आदर को व्यक्त करने में भी नहीं हिचकता। मौका मिलने पर मैं दरगाह और मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में भी उसी श्रद्धा के साथ जाता हूँ। आज का यह उत्सव भी इसी गीत की सत्यता को पुष्ट करता है। अब आप देखिए ये कथन राजेंद्र बाबू का जो उन्होंने सोमनाथ भाषण दिया, इसमें कहा धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन है और संप्रदाय, नहीं कहा कि भाई हम आए हैं हिंदू धर्म का जय जयकार करने, कहा कि सभी धर्म समान है, सबके प्रति श्रद्धा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, आदर करना चाहिए और मैं खुद मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा सब में जाता हूँ। तो आप ऐसे व्यक्ति को सांप्रदायिक और हिंदूवादी कह दीजिए, नेहरूवादी तो मिलिए चट से कह देंगे। इन लोगों को तमीज नहीं है कि इस धर्म से लाख नास्तिक पैदा हो गए, लेकिन किसी पूरी दुनिया से क्या ईश्वर को मानने वाले को आप मिटा सके, ये पूजा पाठ धर्म को मिटा सके? तो कोई अपने व्यक्तिगत आचरण में करता था। गांधी भी तो सुबह शाम भजन गाते थे, ईश्वर के संबंधी सब भजन के देखिएगा। तो वह गांधी तो सबके लिए आदर्श बन गए इन लोगों के लिए। और राजेंद्र बाबू बेचारे जा रहे हैं तो वो इनको हिंदूवादी नजर आ रहे थे। और जो राजेंद्र बाबू ने कहा वो सही है कि पूजा स्थल में जाते थे। जसवंत राय कपूर ने लिखा है अपने लेख में कि नई दिल्ली में जो हजरत निजामुद्दीन औलिया का है, वहाँ पर प्रति वर्ष जो उर्स का समारोह होता था, वहाँ राजेंद्र बाबू और उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन दोनों जाते थे और दोनों को पगड़ी बांधी जाती थी। उन्होंने, मैं सुनाई दे रहा हूँ कि राजेंद्र बाबू, जसवंत राय कपूर का ही लिखा हुआ है, राजेंद्र बाबू एवं उनके उत्तराधिकारी डॉक्टर राधा कृष्णन लगातार प्रति वर्ष नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के वार्षिक उस समारोह में उनके पवित्र मकबरे में जाते रहे और वहीं के पीर से पगड़ी बंधवाते रहे। इस पर जवाहरलाल जी ने कभी कोई एतराज नहीं किया। इस पर उनको एतराज नहीं था कि वहाँ क्यों जाते हैं। उन दोनों राष्ट्रपतियों की राय में धर्म निरपेक्ष का अर्थ धर्म विभिन्नता या धर्म से दूर रहना नहीं है, वरन इसका तात्पर्य है सब धर्मों का समानता से सम्मान करना। जवाहरलाल जी ने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए 1954 ईस्वी में अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पवित्र दरगाह पर जाकर
श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो सोच लीजिए कितना बड़ा इनका दोहरापन था नेहरू जी का। और लोग कहते हैं कि बड़े सेकुलर थे, तो इनसे तो ज्यादा सेकुलर और ईमानदार ये थे राजेंद्र प्रसाद। तो आपने सुन ही लिया कि प्रतिवर्ष जी लोग जाते थे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर दिल्ली में और पगड़ी बंधवाते थे। और यही नहीं, जब 1959 में आइजनहावर आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनके साथ राजेंद्र बाबू भी चर्च में गए हैं दिल्ली में। और 1961 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आई है, तो उनके साथ भी राजेंद्र बाबू गए हैं चर्च में। इस पर तो नेहरू जी ने नहीं आपत्ति की कि आप धर्मनिरपेक्ष होकर क्यों इन लोगों के साथ चर्च में जा रहे हैं। तो राजेंद्र बाबू ने जो कहा वो करते थे, नेहरू की तरह नहीं कि केवल एक समुदाय। नेहरू के लिए तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब था कि जितना हिंदू रीत रिवाज है सबका विरोध करो, बाकी दूसरे समुदाय है चाहे कि इस्लाम का हो कि क्रिश्चियन का हो, उसका जिसका तक चलते रहे, उसमें कभी बहुत हस्तक्षेप नहीं करना था। भाई आप नहीं करते, यहाँ भी योग अपना मान रहा है। हाँ, अगर कोई उसके चलते किसी को हानि पहुंचाता है, कुछ करता है, तो भले हो सकता है आपको आपत्ति हो सकती है। और दूसरी चीज कि राजेंद्र बाबू अभी साहित्य अकादमी में अभी 2 साल पहले एक बड़े विद्वान साहित्य अकादमी के भी उप सचिव वगैरह भी है, मिल गए, चट से कह दिया राजेंद्र बाबू को नहीं जाना चाहिए था सोमनाथ मंदिर उद्घाटन में। मैंने कहा तो इस विषय से तो गांधी जी ने जो मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया 1932 से, वो अभी तो गलत था, वो भी धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन था और वो भी सांप्रदायिक था कहिए, तो उसको तो आप नहीं कहते हैं। तो मंदिर प्रवेश का आंदोलन गांधी जी से लेकर जिसमें राजेंद्र बाबू खुद शामिल रहे हैं, दक्षिण में राजगोपालाचारी के साथ उनकी आत्मकथा पढ़ लीजिए, गए हैं और कई मंदिरों को इन लोगों ने खुलवाया है जहां अस्पृश्य जातियों को प्रवेश कराया है, उस आंदोलन में शरीक रहे हैं। तो उस सब पर तो नहीं, नेहरू जी तो उस आंदोलन में कहीं गए भी नहीं है, मंदिर प्रवेश आंदोलन में उनका उस सबसे कोई वास्ता नहीं था। तो ये सारी चीजें तो गांधी जी को भी खारिज कर दिया, सांप्रदायिकता के कटघरे में खड़ा कर दीजिए। तो यह जो था नेहरू जी का एक बहुत ही, मैंने अब क्या कहें, बिल्कुल वो अधिनायकवादी मनोवृत्ति कि हम जो सोचते हैं वही सही है, हम जो चाहें वही सारे लोग करें। ये कठपुतली की तरह बनाकर राष्ट्रपति को भी रखना चाहते थे। राष्ट्रपति जो कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आप उस पर कभी बात करेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र बाबू का संविधान सभा का अध्यक्ष बनना राष्ट्रपति बनने से मैं समझता हूँ ज्यादा महत्वपूर्ण था। इतने सारे लोग 3 समय, इतने कानून के जानकार और सर्वसम्मति से उनको बनाया गया। नेहरू जी को क्यों नहीं बना दिया गया, लोगों ने बना दिया। तो ऐसे आदमी को जो विधि देता था, सब जानकार, और आप बच्चे की तरफ ट्रीट कर रहे हैं, जैसे बच्चे को कहते हैं कि अरे वहाँ मत जाओ वो आग है, वहाँ मत जाओ ये है। राजेंद्र बाबू बच्चा थे, ये नेहरू को तमीज थी इस बात की। और हम नेहरू की महानता के गुणगान गाते रहते हैं, नेहरू राइट्स और वामपंथी और ये जितने के जितने सेकुलर है सब। देखिए तो शादी में कितना खोट था सही बात कहने का। तो ये इसी तरह के मतभेद के अवसर उन लोगों के बीच आए। अब आगे सबसे बड़ा जो मतभेद का इन लोगों के बीच आया मुद्दा वह था हिंदू कोड भी। एक यहाँ पर एक सवाल कि क्या इतने सारे कुछ घटित होते थे तो और मंत्रिमंडल में या कोई ऐसे दूसरे तीसरे कैबिनेट में कोई ऐसे नेता नहीं थे जिसमें जानकारी के लिए क्या डॉक्टर अम्बेडकर थे या और भी तमाम लोग थे, कोई प्रतिवाद नहीं करते थे नेहरू जी के इस तानाशाही रवैये का? प्रतिवाद में तो देखिए अम्बेडकर तो बने थे, फिर तो अम्बेडकर प्रतिवादी में हट गए ना भाई। 1951 में तो फिर उन्होंने खुद त्याग पत्र दे दिया। और जैसे कृपलानी जी थे तो कृपलानी जी ने बड़े नेहरू के समर्थन से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े सरदार पटेल के रहते और हार गए थे। तो बाद में कृपलानी जी का भी मन इतना बिगड़ा कि उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, तो त्याग कर दिया। और ये पूरे के पूरे समाजवादी जो गुट थे, जयप्रकाश नारायण लोहिया, सब लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया। अब जो लोग रह गए कांग्रेस में मंत्री पद और ये सब में, तो
सबके अंदर एक मोह और इस सब पर तो पद का ये जो कुछ भी था ही, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने नेहरू का विरोध किया। और इसी में भी सुनाऊंगा जो हिंदू कोड बिल का मामला है, उस पर राजेंद्र बाबू का और कृपलानी जी का जो कथन है वो बड़ा ही मारक कथन है। तो लेकिन कहा ना कि यह आदमी किसी अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था, केवल इसके एक मौलाना अबुल कलाम आजाद का सलाह और उसके बाद एबू मथाई उनके जो 13 साल तक सचिव रहा और बाद में साबित हुआ कि CIA का एजेंट था, और फिर BK कृष्ण मेनन आते हैं। ये 3-4 लोग जो थे इनकी जी हजूरी में, अरे क्या कहेंगे आप, जिस कृपलानी के कारण ये अध्यक्ष बने और प्रधानमंत्री बने, जनरल सेक्रेटरी थे, और कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही सबसे पहला काम किया कृपलानी जी को हटा दिया जनरल सेक्रेटरी से। एक निर्मला साराभाई थी नेहरू की बहुत बड़ी, जो कहते हैं साइकोफेंट, उनको बनाया। तो नेहरू जी तो अपने जितने समाजवादी लोग भी उनकी जय जयकार करते रहे, सबको एक एक करके निकालते गए, दूध की मक्खी की तरफ फेंकते गए। आज भी है कुछ लोग उसमें की, हालांकि समाजवादी में लोहिया भी बड़े विरोधी थे, लोहिया जी, लेकिन उस दौर में देखेंगे कि बहुत कट्टर आलोचक हुआ करते थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि लोहिया जी का कथन कि मैं आज़ादी के पहले के नेहरू की पूजा करता हूँ, लेकिन आज़ादी के बाद के नेहरू का मैं कट्टर विरोधी हूँ। तो ये सब ऐसा नहीं था कि विरोध करने वाले, लेकिन उसका कोई असर पड़े तब ना। आपने तो देखा कि किस तरह से कांग्रेस का बहुसंख्यक लोग जो थे ये राजेंद्र बाबू के पक्ष में थे राष्ट्रपति बनाने के, और उसको नेहरू जो है नजरअंदाज करना चाहते थे, नहीं मानने को तैयार थे, बार बार राजा जी बने। तो इस आदमी में अधिनायकवादी मनोवृत्ति की होनी थी, ये तो गौर करने की बात है। ये लोकतंत्र का और संसद का प्रेम अब सब एक दिखावा ही दिखावा था। और बातें इसमें आएंगी जिससे कि आपको और उनका जो चरित्र है, छद्म रूप जो है वो प्रकट होगा। अब दूसरी बात पर आवे जी, कितना मिनट हो गया नहीं चलते चलिए ना, आप समय मत देखिए। नहीं, इसलिए ना कि बहुत लंबा हो जाने पर लोग सुनते। अभी 27 हुआ है, अभी 27 हुआ है। अच्छा चलने दीजिए, अभी 20 मिनट और है। हाँ ठीक है। हिंदू कोड बिल पर आ जाइए, वो बड़ा आज तक उसकी चर्चा होती है। और हिंदू कोड बिल पर राजेंद्र बाबू का जो विरोध था, जो सहमति थी, उसको लेकर जो जितने हिंदुओं में प्रोग्रेसिव अपने को समझते हैं, वो राजेंद्र प्रसाद को बहुत ही डॉगमेटिक और रिवाइवलिस्ट ढंग का, नेहरू खुद भी मानते थे कि वो रिवाइवलिस्ट मानते हैं। लेकिन हिंदू कोड बिल पर जो उनकी आपत्ति थी वह बहुत ही उचित थी, जायज थी। और उस संबंध में 1948 में ही अभी संविधान सभा की कार्रवाई चल रही थी, संविधान बन ही रहा था, तो नेहरू जी हिंदू कोड बिल बने की चर्चा वो करने लगे थे। अच्छा, एक तो और यहाँ पर सुन लीजिए, भूल गया मैं कहना वीरवेश जी, जो सोमनाथ मंदिर में राजेंद्र बाबू ने भाषण किया। अब ये लोकतंत्र प्रेमी नेहरू का आचरण देखिए कि इन्होंने जो ऑल इंडिया रेडियो था सूचना मंत्रालय के अंतर्गत, उसको कहकर इनके भाषण का प्रसारण नहीं होने दिया था। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राग अलापने वाले का देख लीजिए, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कितना प्रेम था कि अपने ही शासन के प्रमुख राष्ट्रपति का भाषण का इन्होंने प्रसारण नहीं होने दिया रेडियो से। ये था इनका लोकतंत्र प्रेम। ये बात कहिए तो मिर्ची लगती है लोगों को। और आज भी उनका खानदान जिस तरह से व्यवहार करता गया है इस लोकतंत्र के साथ, वो सबके सामने है, उसमें जाने का क्या बात। तो हिंदू कोड बिल पर 1948 का कहा, तो उसी समय से इन्होंने शुरू कर दिया
और एक और चीज गौर जिस पर नहीं की जाती है निर्भय जी, ये धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि आजादी के आंदोलन में देखिएगा तो नेहरू के कई फोटो मैंने देखे हैं जो धोती कुर्ता में है, धोती कुर्ता बंदी पहने। लेकिन आजादी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में अब आपने देखा, मैंने कोई फोटो नहीं देखा जिसमें धोती कहीं पहनते हैं। हर जगह चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी। और ये चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी, माफ कीजिएगा, ये मुगलों का ड्रेस है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का ड्रेस कोड जो है वो यही है, चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी। और नेहरू जी वही पहनते रहे। तो अपने देख लीजिए इनका झुकाव किस तरफ था। उसे कोई सांप्रदायिक उनको नहीं मान लिया गया, लेकिन मंदिर में कोई चला जाता और नहीं करने उसे सांप्रदायिक हो जाता। क्यों आप वो ड्रेस को ला दे रहे? ये गर्भ देश में 12 महीना आप जो है शेरवानी और आजकल पहन कर और चूड़ीदार पैजामा पहन कर प्रधानमंत्री के रूप में दिखते रहे। गांधी ने तो धोती पहनाया और पहना, सबको ये किया, नहीं पहन सकते थे? यह भी किसी को लग सकता है, लेकिन एक पहनावे की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि गांधी जी का पहनावे पर भी है कि अपना पहनावा जो है यहाँ का देश का धोती और ये सब पहनना चाहिए गर्मी और ये सब हिसाब से। लेकिन इनको कहाँ प्रेम था, पहनावे में भी कहाँ प्रेम था? तो देख लीजिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो ड्रेस कोड है वही नेहरू का ड्रेस बना। और उन्होंने कहा सुनकर दबा जाकर राजेंद्र प्रसाद को भी पहनवाया कई अवसरों पर। हालांकि धोती भी पहनते थे, लेकिन गणतंत्र दिवस हो या सरकारी तो उसमें चूड़ीदार पैजामा उनको भी पहनवाने लगे। ये नेहरू जी का था, ये इनकी धर्म निरपेक्षता थी। हिंदू कोड बिल पर तो जब चर्चा इन्होंने 1948 में, तो राजेंद्र बाबू ने उनको पत्र लिखा और ये 22 जुलाई 1948 को लिखे गए पत्र में उनकी आपत्तियां देखिए। राजेंद्र बाबू का है, हिंदू कोड बिल के विषय में आपका 22 जुलाई 1948 का पत्र मिला। इस बिल के गुण दोष के विषय में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। कारण यह नहीं कि कुछ कहने को नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस समय इस प्रकार की चर्चा यदि अप्रासंगिक नहीं तो अनावश्यक है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि पार्टी में इस विषय पर कभी विचार नहीं किया गया। अभीष्ट विधान का आधार उस कमेटी की रपट है जिसने जानकारी दर्ज की और उस जानकारी का संकेत बिल में समाविष्ट प्रस्तावों के अत्यधिक खिलाफ है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या कार्यकारिणी में इस विषय अथवा बिल की धाराओं पर कभी कोई विचार किया गया है। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में निश्चय ही इसे कभी शामिल नहीं किया गया। वर्तमान संविधान सभा ऐसी सभा नहीं है जिसमें इस प्रकार मौलिक विधान लाया जाए, क्योंकि उसका संयोजन किसी संप्रदाय विशेष के व्यक्तिगत कानून से निपटने के लिए नहीं, वरन देश का संविधान बनाने के लिए किया गया है। मैं नहीं जानता कि कब और कहां हमने इस बिल के विषय में वादा किया या आश्वासन दिया। यदि संविधान सभा को सरकार द्वारा कोई आश्वासन दिया गया तो भी निर्वाचन मंडल तथा देश भर से जिक्र किए बिना इस समय इस सत्र में इस विषय को उठाने की इन सभाओं की क्षमता पर आपत्ति की बात रह जाती है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन यदि आप कुल मिलाकर जनता को ले तो एक विशाल बहुमत इसके खिलाफ है। अतः यह कुछ लोगों की राय और इच्छा अधिकांश जनता पर उनकी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्ती थोपने का मामला है। इस विषय में मेरा अपना दृढ़ एवं स्पष्ट विचार है। यह एक विशाल जन समूह की भावनाओं को कुचल डालना होगा और वह भी जनता का विश्वास और समर्थन पाए बिना, क्योंकि कुछ बातें हमारी दृष्टि में उचित है। अब देखिए, इनके पत्र से राजेंद्र बाबू के जाहिर होता है कि ये नेहरू जी और उनके कुछ चेले चपाटे जो थे उनके दिमाग की उपज थी, क्योंकि
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति जो राजेंद्र बाबू ने कि वहां पर इसकी कोई चर्चा नहीं हुई थी, हिंदू कोड बिल की अखिल भारतीय कमेटी में चर्चा नहीं हुई थी जनता के सामने, तो फिर ये कैसे इसको कहा जाए कि ये लाया जाना लोकतांत्रिक था भाई। और राजेंद्र बाबू जब लिख रहे हैं तो इसलिए मानना पड़ेगा कि उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, वो संकट मोचन के रूप में बनाए गए थे जब कृपलानी जी ने त्याग पत्र दे दिया था। तो इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं तो कांग्रेस से पहले सब तय हो जाता था, उसके बाद क्योंकि नेहरू जी की शुरू से आदत थी कि कांग्रेस में जो कुछ भी तय होता था उसके खिलाफ या उनसे अलग ये बोल बोल कर अपना इमेज, अपनी छवि चमकाते रहते थे। और यहाँ पर भी इनकी वही कोशिश। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि विशाल जनमत या जनता की राय जो है ऐसी नहीं है और उसको जाने बिना आप बिल ला रहे हैं, ये तो उनकी मर्जी के खिलाफ होगा। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक राजेंद्र प्रसाद अधिक हुए कि जवाहरलाल नेहरू हुए कि कुछ दो चार लोगों की राय लेकर और अपना करके ये बिल पेश कर रहे हैं, जनता क्या चाह रही है इसका कोई ख्याल नहीं। तो ये कहा कि अभी इस संविधान सभा का काम जो है इस संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनी है, किसी एक समुदाय विशेष के लिए कानून बनाने के लिए नहीं बनी है। इसलिए इस बिल को आप तत्काल वो नहीं इंटरटेन किया और उसको शामिल होने किया। अब कोई बतावे कि इसमें कहा राजेंद्र प्रसाद गलत है, जो जनता की बात कर रहे हैं, जनता की राय की बात कर रहे हैं और ये सब की कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई। और एक आदमी क्योंकि प्रधानमंत्री बन गए तो जो चाहे सो कर ले और सारे लोग बड़े देखते रहे कि क्या कर रहे हैं। अब उस समय तो नहीं हुआ, लेकिन 1951 में जब सरकार नई राष्ट्रपति बन गए और फिर अभी चुनाव भी नहीं हुआ था, फिर 1951 में इन्होंने ये हिंदू को भी लाने की कोशिश की। अब 1951 में जो लाए हैं उस पर देखेंगे काफी लंबा पत्र है राजेंद्र प्रसाद का, जिसमें उन्होंने कई आपत्तियां उठाई है। उसमें सब नहीं पढ़कर तो आपको मुख्य जो है एक पॉइंट रखूंगा सामने कि आप जानते हैं कि वर्तमान उच्च पद पर आसीन होने के पूर्व जब मुझे राय व्यक्त करने की ज्यादा आजादी थी तब हिंदू कोड बिल पर अपने विचार खुल्लम खुला जाहिर किए थे। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस विषय पर कुछ कहने की आवश्यकता मैंने नहीं समझी। इसका कारण यह नहीं है कि मेरे विचारों में कोई फेरबदल हुआ है, बल्कि मैंने समझा यह विषय कानून और शास्त्रियों की बहस के दायरे में आता है। इस अति विवादग्रस्त विधेयक पर यथासंभव चुप रहना ही मैंने ठीक समझा। अब ऐसा लगता है कि संसद के सामने यह बिल लाया जा रहा है और वो इसे पारित करने जा रही है। आपके तथा मंत्रिमंडल के प्रति मेरा कर्तव्य बनता हूँ कि मैं आपको अपने विचारों से अवगत करा दूं, ताकि अचानक मेरी बातों से आप तथा मंत्रिमंडल हैरत में न आए। तदनुसार 3 दिन पूर्व आपसे हुई मुलाकात में मैंने अपने विचार और अपनी भावनाएं आपको बताई थी और उनकी संपुष्टि में आपके और मंत्रिमंडल के लिए यह लिखित टिप्पणी भेज रहा हूँ। यह राजेंद्र प्रसाद ने उस पत्र में लिखा और वो टिप्पणी जो है पहला वो कहते हैं, मेरा स्पष्ट विचार है कि ऐसा आधारभूत कानून बनाने के लिए वर्तमान संसद सक्षम नहीं है। मेरा यह कहने का आधार यह नहीं है कि संसद को ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है। दोस्तों, तर्क तो यह भी दिया जा सकता है कि यदि इस बिल को पारित करने के लिए यह कानूनी रूप से सक्षम है तो इसे उतना ही अधिकार है कि विवाह प्रथा समाप्त कर दे या अल्पकालिक अथवा साझेदारी विवाह को कानूनी वैधता दे दे या उन समाजों में भी बहुपत्नी प्रथा लागू करे जहां वह प्रचलित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान संसद का गठन एक विशेष प्रयोजन यानी संविधान बनाने के लिए किया गया था और फिर इसे केवल तब तक काम चलाने का संवैधानिक अधिकार दिया गया था जब तक संविधान के अनुसार चुनाव कराकर नई संसद न बुलाई जाए। इस बिल द्वारा जिस प्रकार आमूल एवं क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का विचार किया गया है, ये कभी मतदाताओं के सामने नहीं लाए गए
और न उन्हें इन प्रस्तावों के गुण दोषों पर अपना मत देने का मौका दिया गया है। इस संदर्भ में जो भी लोक मत व्यक्त हुआ है वह इस बिल के अत्यधिक खिलाफ रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आम चुनाव सिर पर है तब जनता का मत तथा आदेश मांगे और पाए बिना ही ऐसा कानून बना देने की कौन सी उतावली सरकार या संसद को है। इस दृष्टि से यह उतावली अनैतिक है और ऐसा करने की संवैधानिक क्षमता उनमें नहीं है। अब एक एक शब्द पर गौर कीजिए तो इसमें बिल्कुल विधान, संविधान और कानून और विधि के अनुरूप सारी बातें राजेंद्र प्रसाद ने कही कि आप जनता के सामने कभी ये बात नहीं रखी। और संसद का गठन अभी आम चुनाव नहीं हुआ, चुनाव के बाद होगा। इस संसद का गठन हुआ है संविधान बनाने के लिए और आप कैसे मैंने कहा जा सकता है कि ये इनका कहना गलत है। राजेंद्र प्रसाद का बिल्कुल सही है और ये जबरदस्ती कर रहे थे नेहरू, वो गलत। और उन्होंने कहा ही जब आम चुनाव सिर पर है तब जनता का मत तथा आदेश मांगे और पाए बिना ऐसा कानून बना देने की कौन सी उतावली सरकार या संसद को है कि आम चुनाव हो जाने दीजिए, जनता के सामने बात को रखिएगा और फिर आपको बहुमत मिलता है, सरकार आपकी बनती है। तो कहा कि ये तो आदमी इतना बड़ा तरासा था कि किसी की बात नहीं पीठ पर अड़ा रहा। उसमें दूसरी आपत्ति जो बारक बात लिखा पत्र में राजेंद्र प्रसाद ने वह है कि यह इस विधेयक का स्वरूप अति भेदभावपूर्ण है। यदि इसके प्रावधान निर्दोष, लाभकारी तथा जनता के सामान्य हित में है तो इसका कोई तुक नहीं कि इसको केवल एक वर्ग विशेष पर ही लागू किया जाए। क्यों किसी अन्य समाज को जो ऐसे या इसी प्रकार के आपत्तिजनक तथा हानिकारक व्यक्तिगत कानूनों और रीति रिवाजों से ग्रस्त है, इसके लाभ से वंचित रखा जाए। ये बहुत बारके की बात है निर्भय जी, गौर कीजिएगा। तो कह रहा है कि अगर ये लाभकारी है और निर्दोष है तो क्यों केवल एक समुदाय को इसका लाभ मिले और बाकी को वंचित रखा जाए। सारे संप्रदाय को क्यों नहीं इसका लाभ दिया जाए। इसलिए यही था कि जो आज बात हो रही है वो कम से हमेशा कॉमन सिविल कोड की दिशा में बात कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। क्या गलत बात कर रहे हैं भाई। आप एक ही समुदाय के लिए क्यों इतने उतावले हैं और उत्साही हैं ऐसा बिल बनाने के लिए। क्यों किसी अन्य समाज को जो ऐसे इसी प्रकार के आपत्तिजनक तथा हानिकारक व्यक्तिगत कानूनों और रीति रिवाजों से ग्रस्त है, इसके लाभ से वंचित रखा जाए। मैं मान लेता हूँ कि वह विधेयक इस पूर्व धारणा को लेकर बनाया गया है कि विशेष धर्म को मानने वाले समाज के व्यक्तिगत कानून के साथ छेड़छाड़, उनके अपने अंतर्विवेक के अनुसार चलने की स्वतंत्रता तथा उस धर्म को खुलेआम मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने उनके अधिकार में हस्तक्षेप या अतिक्रमण नहीं माना जाता है। इस दृष्टि से देखने पर कोई तर्क नहीं बनता कि विवाह, दाम्पत्य संबंध, उत्तराधिकार या त्याग नियमों से संबंधित एक ही दीवानी कानून समान रूप से सभी वर्गों और समाज पर क्यों लागू नहीं किया जाए। और यदि वर्तमान कानून भिन्न, अनुपयुक्त या किसी लिहाज से आपत्तिजनक है तो सबके लिए एक समान लागू एक विधान बनाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जाए। वैधानिक हस्तक्षेप के लिए केवल एक विशेष समाज के व्यक्तिगत कानून को ही क्यों चुना जाए। दूसरी ओर यदि केवल एक विशेष समाज की भलाई अभीष्ट है तो जाहिर है इस विषय में उस समाज का जनमत तो लेना ही चाहिए। इस विधेयक पर हिंदू समाज का जनमत नहीं लिया गया है। अब हिंदू समाज के जनमत लिख देने से क्या वो हिंदू है। और जो सारी बातें की सभी सब क्यों नहीं सबके लिए वर्ग संप्रदाय के लिए कानून बनाया जाए। तो क्या गलत कर रहे थे। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जब बात कह दी गई कि एक कॉमन सिविल कोड बनाया जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद उस पर जब जोर दे रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे। और नेहरू जी को तो नहीं मान हो रहा था, लेकिन नेहरू जी को तो साहस था नहीं कि दूसरे धर्म संप्रदाय के रीति रिवाज और उनके विधान में हस्तक्षेप करें। सबसे उनको आसान लग रहा था हिंदू रीति रिवाज धर्म। कहते हैं ना, एक देहाती कहावत है
कदुआ पर सितुआ चौक, एक सितुआ होता था, बनता था, जिससे कद्दू छीला जाता था। तो उसे कद्दू छीलने का ही केवल काम हो सकता था, वो बहुत कड़ी चीज को नहीं छील सकता था। तो वही नहीं, ये एक एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जैसे अभी एक मामला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए, बस जानकारी के लिए, तो राष्ट्रपति महोदया ने सवाल किया है कि आप इस तरह के ये अधिकार जो है, राष्ट्रपति के अधिकार हैं, जो विधायिका के जो अधिकार हैं, वो ये मैंने न्यायपालिका कैसे उसमें हस्तक्षेप कर सकती है? इतने कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं राजेंद्र बाबू, फिर उसके बाद राष्ट्रपति हैं, कोई ऐसा कोई यंत्र नहीं था उस समय जो नेहरू की मनमानी को रोका जाए? कोई ऐसा यंत्र आपको कोई साक्ष्य के तौर पर मिला कभी? भाई यंत्र को ये माने आदमी तब ना, वो उस पर भी सवाल उठा है कि तो फिर तो पूरे उनके समय काल को अधिनायकवाद कहना चाहिए, जो ये तमाम लोग जो नेहरूवाइट, सबसे बड़ा लोकतंत्र और इतने बड़े लोकतंत्र के हिमायती और समाजवादी, ये तो पूरा का पूरा अधिनायकवाद चलाए हैं वो नेहरू। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसमें पहले भी दो मत नहीं है। वो जो है एकदम से एक डेमोक्रेट के क्या प्रच्छन्न जिसे कहा जाता है ना, कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध थे, उसी तरह ये आदमी प्रच्छन्न डिक्टेटर था। डेमोक्रेट एक चेहरा था, उस चेहरे के भीतर छिपा हुआ ये आदमी डिस्पोट था, डिक्टेटर था पूरी तरह से। देखिए, इतने लोगों की बात नहीं मानना और केवल अपने जीत पर अड़े रहना, तो ये बात बहुत तुल पकड़ गई दुर्गा जी। और भी इसमें बात है, और अंत में लगा कि बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में इतना तनाव बढ़ गया था कि क्या होगा। तो जगजीवन बाबू ने लिखा है, उनका एक लेख है, उसमें वो बतलाते हैं कि यह बात ठीक है कि राजेंद्र बाबू का मत कुछ बातों में जवाहरलाल जी से नहीं मिलता था। उदाहरणार्थ हिंदू कोड बिल के सवाल पर ही राजेंद्र बाबू और जवाहरलाल जी में पर्याप्त मतभेद रहा। राजेंद्र बाबू हिंदू समाज में किसी प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध नहीं थे, पर उनका यह विचार था कि केवल हिंदू समाज को ही सुधार के लिए चुनना ठीक न होगा। संविधान में तो यह आदर्श रखा गया कि सारे देश के एक व्यवहार संहिता बने, इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि का भेद न हो, किंतु एक प्रकार की व्यवहार संहिता बनाने के बजाय जवाहरलाल जी ने मौजूद यही समझा कि कम से कम हिंदू समाज में तो सुधार किया ही जाए, क्योंकि अन्य क्षेत्र में सुधार की बात उठाने से कुछ भ्रम पैदा हो सकता था। राजेंद्र बाबू का विचार था कि यह बात सर्वदा ठीक न होगी, और अगर इस प्रकार का सुधार करना ही हो तो वाजिब यह होगा कि इस प्रश्न को होने वाले निर्वाचन में जनता के समक्ष रखा जाए, और यदि जनता इस प्रश्न के महत्व को समझकर अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करे, और वे प्रतिनिधि इस प्रकार का सुधार करना चाहे तो कर सकते हैं। जगजीवन बाबू लिख रहे हैं, तो राजेंद्र बाबू क्या गलत सोच रहे थे, क्या गलत कह रहे थे? बिल्कुल सही कह रहे थे। असल डेमोक्रेट तो ये सोचिए हुआ ना, केवल कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के मत को जनता का मत मानकर इतने बड़े परिवर्तन को करना जनता की अवहेलना हो सकती है। इसी कारण राजेंद्र बाबू ने स्पष्ट कर दिया कि यदि जनता की इच्छा जाने बिना इस प्रकार कोई हिंदू कोड अंतरिम संसद में पास कराया गया तो मैं सोचूंगा कि मुझे उसकी अनुमति देनी चाहिए या नहीं। ये मामला आ गया, यहाँ तक बात पहुंच गई। अब इसमें एक जगजीवन बाबू बात कहते कि श्री गोपाल स्वामी अयंगर बहुत बड़े विधिवेत्ता थे ये थे, तो उन्होंने नेहरू जी को कहा, लिखते हैं जगजीवन बाबू, कि मंत्रिमंडल की राय पर चलने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं। श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने एक पत्र में पंडित जी को लिखा कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा दे। प्रधानमंत्री को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सके। इसलिए यही उचित है कि जो बात राजेंद्र बाबू कह रहे हैं उसके अनुसार हिंदू कोड बिल को चुनाव के बाद हाथ में लिया जाए और जनता के समक्ष यह बात रख ली जाए कि हिंदू समाज में सुधार करने का सरकार का इरादा है। जवाहरलाल जी ने गोपाल स्वामी अयंगर की सलाह मान ली और हिंदू कोड बिल को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। यह स्थिति बनी, सोचिए।
अगर यही उस जरूर। समय राजेंद्र बाबू अगर इनको हटा देते, अब जो अयंगर साहब कह रहे हैं कि पद से ये राष्ट्रपति को हटाने का, तो ये बहुत माने देश के इतिहास में एक मील का पत्थर, ये ऐतिहासिक फैसला होता अगर वो बहुत बड़ा, बहुत बहुत देखिए, बहुत बड़ा संवैधानिक संकट। और सवाल था ना कि देखिए भाई, ये लोग और भी लोग का है कि नहीं, आज जो इतनी समस्याएं जो इस लोकतंत्र में आ रही है, वो कुछ ना कुछ तो रुकावट पैदा होती, उसमें कुछ ना कुछ तो डर भय पैदा होता सिस्टम में। समस्याएं जो आ रही, तो आज जो कहता है कि सबके लिए नेहरू दोषी, नेहरू, तो देखो ना भाई कौन दोषी है। आज सांप्रदायिकता से लेकर और कितनी समस्याएं। अभी तो आपको क्या कहते हैं, कॉमन सिविल कोड पर भी कितना विरोध हो रहा है अल्पसंख्यक समुदाय का। तो हर चीज पर तो विरोध ही रहा है कि कौन करके गया, उसी समय क्यों नहीं इसने किया और होने दिया, जब राष्ट्रपति आपका कह रहा है और ऐसे सब लोग। तो ये किया। और फिर अब देख लीजिए, सांप्रदायिकता जो कहते हैं, हिंदू कोड बिल पर कृपलानी जी ने अपनी आपत्तियां इन शब्दों में दर्ज की। कहते हैं, हम अपने को धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं। एक धर्म निरपेक्ष राज्य न तो शास्त्रों के आधार पर चलता है, न परंपराओं के। उसे समाज शास्त्रों और राजनीतिक आधारों पर चलना चाहिए। यदि हम एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र हैं, तो मेरा निवेदन है कि हमें केवल एक समुदाय के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। आज हिंदू समाज तलाक के लिए उतना ही अनिच्छुक है जितना कि मुस्लिम समुदाय एक विवाह प्रथा के लिए। आज देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ है, उस देश के प्रधानमंत्री ने फिर से शादी कर ली है। हिंदू महिलाओं या भारतीय महिलाओं ने नहीं, बल्कि पाकिस्तानी महिलाओं ने इसकी निंदा की है। क्या हमारी सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए विवाह संबंधी विधेयक पेश करेगी? क्या मेरे प्रिय विधि मंत्री एक विवाह संबंधी इस भाग को भारत के सभी समुदायों पर लागू करेंगे? मैं आपसे कहता हूँ कि यह प्रजातांत्रिक मार्ग है। दूसरा मार्ग सांप्रदायिक है। वहाँ सभाई अकेले सांप्रदायिक नहीं है, यह सरकार भी सांप्रदायिक है। तो कृपलानी जी कह रहे हैं, गौर कीजिए, यह सरकार भी सांप्रदायिक है, चाहे वह कुछ भी कहे। वह एक सांप्रदायिक कानून पास कर रही है। आप अपने कार्यों से जाने जाएंगे, न कि कथनों से। आप अपने शब्दों से अक्सर दुनिया को बहकाते रहे। मैं आप पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाता हूँ, क्योंकि एक विवाह से संबंधित कानून आप केवल हिंदू समाज के लिए बना रहे हैं। आपको उसे मुस्लिम समुदाय के लिए भी लाना चाहिए। यह मेरा दावा है कि मुस्लिम समुदाय उसके लिए तैयार है, लेकिन आप इतने बहादुर नहीं है कि उसे लाए। यह हिंदू समाज नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की दूसरी शादी के खिलाफ उठाई जा रही है। यदि आप हिंदू समुदाय के लिए तलाक की व्यवस्था चाहते हैं तो जरूर करें, परंतु उसे कैथोलिक समुदाय पर भी लागू करें। यह कृपलानी जी को नहीं कबूल। और वो आदमी कह रहा है कि आप सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक कानून है। और देख लीजिए सांप्रदायिकता की शुरुआत कहाँ से हो रही है इस देश में। आज लोग रोते हैं और केवल चिल्लाते रहते हैं कि भाजपा और आरएसएस। हम न भाजपा के कभी मेंबर रहे न आरएसएस, लेकिन जो एक तरफा ही और इस सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। ये इसी कारण बढ़ती जा रही है। वो अल्पसंख्यक समुदाय चाहता भी था कभी, उसको आपने नहीं होने दिया। आप हमेशा जो मुल्ला और मौलवी थे उसके अनुसार आप करते रहे। और मुस्लिम पर्सनल आप बोलते बन गया भाई, जब एक संविधान बना तो ये सवाल उठता है कि नहीं उठता? तो संविधान के आज भी तो कहते हैं कि शरीयत के अनुसार चलेगा। तो ये हुआ क्यों? तो फिर संविधान को हटा दे। तो एक संविधान जब आपने बनाया, फिर तरह तरह के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और फिर शरीयत और फिर क्या, ये सब इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन किस तरह से ये नेहरू युग ने ये सांप्रदायिकता की समस्या का हल करने के बजाय और बढ़ाया है, ये आप सामने देखिए। अगर उसी समय ये राष्ट्रपति के ही कथन को या और चीजों को बहुत लोग चाहते थे आधार बनाकर कॉमन सिविल कोड का काम हो गया रहता, तो आज इतना यह जो है इतनी फिरका परस्त नहीं होती देश में। और इतना फिर से जो है कि लोग कहते हैं, देख ही रहे हैं किस तरह से आए दिन तनाव पैदा होता है समाज में। कहीं कुछ नारे लगते हैं, कहीं कुछ नारे लगते हैं। ठीक है कि
सभी मुसलमान नहीं है इस तरह से, लेकिन इसमें जो कुछ है और उन्हीं कुछ को हमेशा बढ़ावा सरकार ने दिया है, इसको क्या कहा जाएगा। 1969 में याद है विश्व ये हुआ था इस्लामिक सम्मेलन रबात में, तो किसी मुसलमान समुदाय ने मांग की थी कि यहाँ का प्रतिनिधिमंडल भेजिए वहाँ पर। श्रीमती इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल बांट दिए। आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र थे, आपको क्या जरूरत थी एक जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में भेजने की, लेकिन भेजा और वहाँ से अपमानित, पूरी तरह से अपमानित करके भारतीय शिष्टमंडल को भेजा, लौटाया गया था। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। तो इस तरह से आप ये जो नेहरू से लेकर जो कांग्रेसी देते गए हैं, काम करते गए हैं, कभी मुस्लिम समुदाय को एहसास नहीं होने दिए कि भाई तुम्हारे अंदर भी जरूरत है। लेकिन प्लानिंग उठा रहे हैं कि आप एक विवाह हिंदू में लागू हो गया, क्यों नहीं आप मुस्लिम समुदाय में लागू नहीं। इससे यह हम लोग बात अंत की दिशा में जा रहे हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि आखिर इतनी मनमानी अगर हुई तो क्या इतना एक आदमी कैसे कोई मनमाना हो। कहीं ना कहीं कोई डर भय लोगों में रहा। राजेंद्र बाबू बहुत अपनी मर्यादा में रह करके भी काफी कुछ जो करना चाहिए था, वो चूंकि राष्ट्रपति थे, लेकिन दूसरे तीसरे नेता को भी एकदम खुल करके आवाज उठानी चाहिए थी। इसकी भी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। कमी हो गई कि सब जो है ना पद से चिपकते गए, जिनको भी पद मिला जी 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 पद नहीं मिला चला गया। कोई गवर्नर बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, और उसी हिसाब से सबको चलाने लगा। और पूरा मीडिया तंत्र जो है वो भाई प्रधानमंत्री, किसी को कुछ राजदूत बनाना हो, किसी को कुछ बनाना हो, सब तो उसके हाथ में था। वो करने लगा ऑर्गेनाइज, और लोग लपक लपक कर लेने लगे। आज भी आप देख ही रहे हैं, जो खाते रहे मलाई, वो आज नहीं मलाई खाने को मिल रहा है तो किस तरह संतुष्ट है, और जो मलाई खा रहे हैं वो किस तरह से गदगद है, आज भी आप देख रहे हैं। तो हम लोग आगे भी इस पर संवाद जारी रखेंगे। आप कुछ अंत में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। अंत में फिर इस पर आएंगे कि इसको लेकर फिर किस तरह से दूसरा चुनाव जो राष्ट्रपति का होने जा रहा था 57 में, फिर कैसे नेहरू जी अपना करते हैं, और राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू के और सब जो काम है उसमें कैसे फिर वो उसको देखेंगे अलग से हम लोग। तो जी दूसरे अगली बातचीत में दूसरे कार्यकाल जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है उस पर हम लोग संवाद करेंगे। आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप